इसे दिया हुआ है इनकम टैक्स एचपी हेड का क्वेश्चन है 11। एक करदाता ने नया भवन 6 लाख रुपए में 1 जनवरी 1999 को खरीदा। अंडरलाइन कर ले, खरीदा। जब भी कोई मकान बना बनाया खरीदा हो और उसके लिए लोन की बात आती है तो उस लोन पे कैपिटल इंटरेस्ट नहीं होता है। ये बात हमने पहले सीखी है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मकान बनने से पहले का कोई लोन है ही नहीं, क्योंकि खरीदा था। खरीदा है तो सीधा आज लोन लिया और आज आपके पास मकान है। आगे, इस मकान को क्रय करने के लिए इसी दिन 9% वार्षिक ब्याज पर 4 लाख रुपए उधार लिए। इस मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 60,000 रुपये प्रतिवर्ष है। नगर पालिका कर नगर पालिका मूल्यांकन के 8% है जो करदाता ने चुका दिए। यानी आपके म्यूनसिपल वैल्यूज पूरे मकान की 60,000 रुपये है एनुअल, और उस पर 8% होता है, और उस पर जो टैक्स है वो चुका भी दिया गया है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है। आगे, इस ऋण का कोई भाग चुकाया नहीं गया है। ये लाइन लिखने का मतलब वो आपको ये कहना चाहता है लोन आज भी बाकी है। यह मकान करदाता के निजी आवास के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, निजी आवास यानी पर्सनल यूज हो। करदाता ने मकान बनाने के लिए 1 जनवरी 2012 को एक भूखंड भी 2 लाख रुपए में क्रय किया। उसने एक जमीन खरीदी थी 1 जनवरी 2012 को मकान बनाने के लिए। उसने इस मकान का निर्माण कार्य 16 जनवरी 2019 को प्रारंभ किया और इसी दिन से उसने मकान निर्माण हेतु 3 लाख रुपए का ऋण 8% की दर पर लिया। ठीक है, ये बात। मकान का निर्माण 30 अप्रैल 2019 को पूर्ण हुआ। तो इसमें स्टार्ट हुआ 16 जनवरी 2019 को और 3 लाख रुपए का ऋण है 8% से, और 30 अप्रैल 2019 को ये मकान बन गया था। ये इतनी सी घटना इसमें आती है। तो इसमें आप नोटिस ये करो, देखो 2019 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2019 है। मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जो डेट आती है तो उसको थोड़ा सा फोकस जरूरी है। तो जनवरी में स्टार्ट हुआ, आप इसको माने जनवरी के बाद में फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल। तो हमारा जो छूट है उसके लिए ये कहते हैं कि जिस वर्ष मकान बना उससे जस्ट पहले का 31 मार्च। तो यहाँ पे 31 मार्च आएगा, वो कौन सा होगा? 31 मार्च 2019। तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का ब्याज जो है वो क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा, है ना। और अप्रैल में ये बना है, कौन सी तारीख को? अप्रैल, यानी 1 महीने मकान नहीं था। तारीख क्या है देखो, 30 अप्रैल। यानी इसमें पूंजीगत ब्याज होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि ये 30 अप्रैल को बना है, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 1 महीने तक मकान नहीं था, यानी 11 महीने मकान था। सही है ना ये बात। अब आगे, इस मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 40,000 रुपये प्रतिवर्ष है और इस पर नगर पालिका कर नगर पालिका मूल्य के 8% की दर से करदाता द्वारा चुका दिए गए। तो म्यूनसिपल टैक्स इसमें भी पे कर दिया गया है और म्यूनसिपल वैल्यू 40,000 है। नगर पालिका विधान के अनुसार कर पूरे वित्त वर्ष के चुकाने होंगे, चाहे निर्माण कभी भी हुआ हो। ये बात वो इसलिए कहता है कि आपने म्यूनसिपल वैल्यू तो 11 महीने की लेनी है, पर जो म्यूनसिपल टैक्स है वो पूरे साल का लेना है। आगे, 1 सितंबर 2019 को पूरा ऋण ब्याज सहित चुका दिया गया। उसने लोन चुका भी दिया है। तो यदि कोई लोन पूरा चुका दिया जाता है गत वर्ष में, तो जितने महीने रहा उतने महीने का ही ब्याज लेंगे। जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने का ही ब्याज लेना है, जो अपने कहते हैं ना आयगत ब्याज, जो उस वर्ष का होता है। तो उस वर्ष का ब्याज, चूंकि इसने 1 सितंबर को लोन चुका दिया, तो जब लोन पे हो गया तो उसके बाद कोई ब्याज लगता है क्या? आप बताओ, नहीं लगता ना लोन चुकाने के बाद में।
तो इस तारीख को उसने लिखा है, देखो, ऋण ब्याज सहित चुका दिया था। करदाता ने यह मकान 1 जून 2019 को 3,000 रुपये मासिक किराए पर दिया। तो यहाँ पे भी ये चीज समझ में आती है, मकान दिया कब? 1 जून को। ये बना कब था? 30 अप्रैल को। तो अप्रैल को बना, मई का महीना खाली, 1 महीना खाली भी रहा, सही है ना? वैकेंट पीरियड क्या हो गया? 1 मंथ वैकेंट पीरियड हो गया। उसके बाद में आगे क्या कहता है? गत वर्ष के दौरान किराएदार व्यवसाय में मंदी के कारण 2 माह का किराया नहीं चुका सका। 2 महीने का उसने किराया नहीं चुकाया। मकान मालिक ने यह किराया माफ कर दिया, अंडरलाइन करने इसे, परंतु वह इस आधार पर उसे डूबे हुए किराए की कटौती की मांग कर रहा है। यानी वो कहता है मुझे डिडक्शन दे दो, जो अनरियलाइज रेंट होता है ना, वैसी डिडक्शन दे दो। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि यदि कोई आय नहीं तो कर नहीं, वो ऐसा कह देता है। तो ये जो पूरी लाइन पीछे दे रखी है ना यहाँ से, कि भाई उसका किराएदार डूब गया, उसने किराया नहीं लिया, उसने माफ कर दिया। इनकम टैक्स इसके लिए एक ही बात कहता है, तुमने माफ किया है ना, तो उसके लिए अनरियलाइज रेंट की छूट नहीं मिलेगी। तुमने माफ किया, तुम बहुत पैसे वाले हो, कर दिया, अच्छी बात है, इनकम टैक्स भी दे दो, ये भी अच्छी बात है, पैसे वाले हो तो टैक्स भी दो। तो दोनों ही चीज़ें हैं। यानी इस तरह की जो बातें होती है ना, वो इनकम टैक्स में स्वीकार नहीं होती है। वरना हर व्यक्ति कह देगा मैंने तो 4 महीने का माफ़ किया था इस बार, इसका 6 महीने का माफ़ किया, इस पर इतने महीने का माफ़ किया, ऐसे नहीं चलता है। तो इनकम टैक्स का सीधा सा है, यदि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हो, आप अपने किराए के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हो, तो उसे अनरियलाइज रेंट नहीं माना जाएगा। समझ में आती है बात? तो उसने माफ़ कर दिया, तो माफ़ करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है, यानी अनरियलाइज रेंट की छूट इसमें नहीं दी जाएगी। और ये जो कहता है ना यदि आय नहीं तो कर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकम टैक्स अपने नियमों से चलेगा। ठीक है? ये तो ये आपके पूरे आ गए। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए मकान संपत्ति की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आता है पेरेंट्स? एक बार इसको पूरा रीड कर लो, फिर हम उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें। ये सारा क्वेश्चन इंग्लिश में है आपके सामने। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखो इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, एसओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो उसका एक मकान, जो पहले मकान की कहानी थी वो ये थी कि उसने वो पूरा मकान खुद के काम आता था। तो यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो तो प्रश्न स्टार्ट यहाँ से होता है, एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू विल बी निल। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो तो। लेस, इसमें से एक ही चीज घटाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इस पे कितने का लोन था इसका? 4 लाख का। और कितना परसेंट से? 9%। कितना होता है? 36,000। अंदर की तरफ लिखा है मैंने, क्योंकि इसने ये लोन 1999 से पहले लिया था। तो यदि कोई व्यक्ति 1999 से पहले लोन लेता है तो, और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है, तो अधिकतम छूट उसे 30,000 रुपये की मिलती है। तो 30,000 रुपये इसमें से घटा देंगे, और घटाते ही आपके पहले मकान का आंसर आ जाएगा, यानी इनकम आ जाएगी माइनस का 30,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में यदि लोन हो तो वो माइनस में ही इनकम देगा, क्योंकि एनएवी तो निल होती है। तो निल में से आप ब्याज घटाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। एक मकान उसने लेट आउट किया है, किराए पर दिया है, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशन होगी? यहाँ पे आपकी डबल लाइन कर दो, यानी ये एक हिस्सा पूरा हो चुका है।
इसमें सबसे पहले लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू MV। तो म्युनिसिपल वैल्यू 11 महीने का लिखेंगे क्योंकि पूरे साल मकान था ही नहीं, और इसका म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है 40,000। तो 40,000 इंटू 11 महीने ही मकान था, तो 11/12, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 36,667 कर दो। ये आपके स्टेप 1 हो गया, क्योंकि इसमें और कोई बात दे नहीं रखी है इस प्रश्न में, तो ये स्टेप 1 हो गया। अब इसके बाद में स्टेप 2 के लिए रेंट रिसीवेबल। तो इसने कितने रुपए पे किराए पे दिया था इसे? 3,000 रुपये। और इसमें इनटू जब हम करेंगे तो वो कितने महीने हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इसको एक बार वापस समझ लें। इसमें से दो चीजें मुख्य रूप से घटानी है, जो इसमें दिखाई नहीं देती है ना, अपने को सवाल में शो करनी है। एक वह समय जिस समय मकान नहीं था। तो इस प्रश्न में मकान एक महीने था ही नहीं, क्योंकि 30 अप्रैल को बना था, तो अप्रैल का महीना तो था ही नहीं, तो 11 महीने हो गए, एक महीना कम कर दिया। और अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होता कुछ समय के लिए, तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड है तो वो भी घटाया जाता है। दो पीरियड घटाए जाते हैं। पहला, जब मकान बना हुआ नहीं था, और दूसरा, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड था। ये दो ऐसी चीजें जो घटानी है पर शो नहीं करनी है, सीधा महीनों में ले लेना है। और अनरियलाइज्ड रेंट घटानी है नंबर 3 पे, वो शो की जाती है, लेकिन चूंकि इस प्रश्न में है नहीं तो वो भी शो करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो यहां पे कितने मंथ आएगा? 11 मंथ, क्योंकि एक महीने मकान नहीं था, वो हमने घटा दिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड ये मकान था नहीं, और दूसरा अनरियलाइज्ड रेंट जो था वो भी नहीं था। रेंट रिसीवेबल ये आपके हुआ 3,000 इंटू 11, 33,000। इन दोनों में से जो अधिक है उसको यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से वैकेंट पीरियड की रेंट एक महीने था, उसे लेस कर देंगे। लेस करने से जीएवी आ जाएगा, और जीएवी में से अपने को म्युनिसिपल टैक्स पेड घटाना है, तो वो पूरे साल की वैल्यू पे ही लेना है, जैसा कि प्रश्न में कहा हुआ है। घटाने पर क्या आता है? 30,467। ये आपका NAV हो गया, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से लेस करना है, लेस ST, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ 30,467। कितना होता है? 9,140। ब्रैकेट में लिख दो, यानी घटाना है। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन वर्किंग नोट 1,000। इसे हम वर्किंग नोट में ले लेंगे। तो वर्किंग नोट में आपके दिया हुआ है, इसमें कितना है? इसके देखो, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हेडिंग लिख दो, लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में पहले लिख दो A पॉइंट कैपिटल इंटरेस्ट। और कैपिटल इंटरेस्ट का मतलब होता है मकान बनने से पहले का इंटरेस्ट। तो मकान, इसके लिए हमें 3 डेट चाहिए होती है। लोन की डेट, लोन डेट। तो लोन कौन सी डेट को लिया है? कितना जनवरी? डेट ऑफ लोन जो है 16 जनवरी 2019। ओके। डेट ऑफ हाउस बिल्ट जिसको हम बोलते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है 30
अप्रैल 2019। और एक डेट हमें लेनी होती है मकान बनने से जस्ट पहले का 31 मार्च। तो मकान अप्रैल में बना था 2019 में, तो अप्रैल से जस्ट पहले 31 मार्च होता है, 31 मार्च 2019। फिर इन दोनों डेट का जो गैप है वो अपने को निकालना है। तो गैप निकालें, गैप इसका और इसका, इन दोनों डेट्स का। तो ये जो गैप पीरियड है वो हो जाएगा जनवरी 16 दिन, क्योंकि जनवरी के हो गए, फरवरी के 28 दिन और मार्च के 31 दिन। यहाँ पे डेज में हमने ले लिया इसको 75 डेज। तो इस 75 डेज के लिए अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो लोन कितने का है? 3 लाख का है। इनटू, तो परसेंटेज है 8%, इनटू डेज है 75 दिन। तो जब ऊपर डेज होता है तो नीचे 365 हो गया, और इसका 1/5, क्योंकि कैपिटल इंटरेस्ट 1/5 होता है। अब आप इसे सॉल्व कर दें तो 986 रुपये, ये हो गया कैपिटल इंटरेस्ट। और कैपिटल इंटरेस्ट यानी मकान बनने से पहले का जो इंटरेस्ट होता है। अब अगला पॉइंट आएगा बी पॉइंट, रेवेन्यू इंटरेस्ट। तो रेवेन्यू इंटरेस्ट में आप लोगों को क्या करना होता है, ये गत वर्ष का पूरे का निकलता है। लेकिन यदि लोन गत वर्ष में चुका दिया जाए, गत वर्ष का मतलब 19-20 में, तो ये ब्याज हमेशा कौन से ईयर के लिए निकलता है? 19-20 के लिए। हमारा गत वर्ष अभी इस सवाल में जब हम कर रहे हैं तो 19-20 है ना। अगर इसमें कभी लोन चुका दिया जाता है तो जितना समय चुका दिया, जितने समय तक लोन था उसी पीरियड का निकलेगा। तो इस प्रश्न में ऐसा है। इस प्रश्न में इसने लोन कब चुकाया, डेट बताना। 1 सितंबर 2019, इस तारीख को इसने सारा लोन चुका दिया। तो लोन रहा कितना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने ही रहा। तो रेवेन्यू इंटरेस्ट 5 के लिए निकलेगा, 5 मंथ्स के लिए। तो ये आपके आएगा, कितने का लोन है? लोन है 3 लाख, ये लोन हो गया। इंटू कितना परसेंट से है? 5%। 5% इंटू 8%, और उसके बाद में कितने महीने का? 5/12, 10,000 पूरा आता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10,986 रुपये। ये इंटरेस्ट अपने को ऊपर प्रश्न में घटाना है। तो कैपिटल इंटरेस्ट और रेवेन्यू इंटरेस्ट दोनों आप लोगों को मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपने इसको यहाँ पे पुटअप करते हैं। 10,900 कितना? 86, ये दोनों घटा देंगे तो घटाने पर टैक्सेबल इनकम आएगी 10,341, ये टैक्सेबल हो गया। तो फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस दोनों आ गए। ये सेकंड हाउस का आंसर है, ये फर्स्ट हाउस का माइनस का 30,000 है। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये सारा अपना एक साथ आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट बता दे। टोटल एक माइनस का एक प्लस का आपस में घटा दो, फाइनल आंसर माइनस में आएगा। कितने का आता है? 19,659, ये आपका फाइनल आंसर आता है। ये इतना ही सवाल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। श्री मिहिर वीरानी 4 मकानों के स्वामी हैं, यानी उसके पास 4 मकान थे, जिसका नगर पालिका मूल्य क्रमशः 25,000, 32,000, 24,000 और 60,000 रुपये है। यानी 4 मकान हुए, चारों का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। इन मकानों के नगर पालिका मूल्य पर 10% नगर पालिका कर चुकाए गए, यानी म्युनिसिपल टैक्स पेड है। चुकाए गए शब्द का मतलब हो गया पेड है।
वे पहले मकान में स्वयं रहते हैं तथा दूसरा मकान उन्होंने व्यापार के हित में कर्मचारियों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह पर दिया हुआ है। तो पहला तो हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, तो इसका एनएवी नील होता है, इंटरेस्ट लेस होता है। दूसरा मकान अपने व्यापार में जो काम करते हैं उन कर्मचारियों को रहने के लिए दिया है, तो ये बिजनेस यूज कहलाता है। और बिजनेस यूज जो है वो टैक्स फ्री होता है, बीपी की इनकम में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, दूसरा बिजनेस यूज हो गया, तो ये इसको कैलकुलेशन में नहीं लेना है। वे तीसरे मकान का 1/3 भाग उपयोग स्वयं के निवास हेतु करते हैं, तो एक और मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। तो नए नियम के अनुसार जो 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड जब होते हैं तो दोनों ही टैक्स फ्री होता है। तो ये भी टैक्स फ्री हो गया, ये भी टैक्स फ्री, यानी इन दोनों का जो आंसर है वो ये है कि एनएवी नील होगा। अगर कोई लोन है तो उसे घटा देंगे। शेष भाग यानी 1/3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो शेष भाग हो गया 2/3 हिस्सा। तो इसका म्यूनसिपल वैल्यू 24,000 है, यहाँ पे देखना, तो इसका 2/3 ले लिया जाएगा। 1,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया है। तो अब तक हमारे प्रश्न के लिए लेट आउट जो है वो 2/3 हिस्सा आ गया है। एक इस मकान के संबंध में गत वर्ष के पूर्व के वर्षों में अस्वीकृत डूबत किराए के 5,000 रुपये गत वर्ष में प्राप्त हुए। अंडरलाइन करें, अस्वीकृत, नॉट अलाउड जिसको आप कह सकते हैं, डूबत ऋण, डूबत किराया नहीं, बैड डेट्स जिसको आप बोलते हैं, तो वो क्या हुआ है, रिकवर हुआ है। अस्वीकृत किराए के 5,000 रुपये गत वर्ष में प्राप्त हुए, तो रिसीव्ड हुए हैं। तो यहाँ पे अस्वीकृत है, नॉट अलाउड, या आप इससे कहते हैं डिसअलाउड। तो डिसअलाउड का मतलब होता है कि आपके पहले उस पर, तो डिसअलाउड का मतलब हुआ कि पहले उससे डिसअलाउड किया गया। डिसअलाउड का मतलब जिस समय उसने कहा कि मेरा किराया डूबा, उस समय ने इनकम टैक्स ने ये माना नहीं और आप पे टैक्स लगा दिया। ओके, अब जिस पे टैक्स लगा हुआ है वो डूबा हुआ था एक्चुअल में, वो आपको अब मिला है, तो चूंकि पहले उस पर टैक्स लग चुका था तो अब दोबारा से उस पर टैक्स नहीं लगेगा, इसका अपने को कुछ नहीं करना है। अब आगे देखते हैं। तो 3 मकान की कहानी हो गई। चौथा मकान 5,500 रुपये प्रति माह पर किराए पर दिया हुआ था, तो ये भी एक लेट आउट हाउस आ गया, 5,500। इस मकान के क्रय करने के लिए, अंडरलाइन करें, क्रय करने के लिए, जब भी परचेज करते हो तो उस पर कैपिटल इंटरेस्ट नहीं होता। करने के संबंध में उन्होंने जापान के एक अनिवासी करदाता से ऋण लिया था। गत वर्ष में इस ऋण का 40,000 रुपये ब्याज दे थे, जिसे उद्गम स्थान पर कर काट कर, यानी टीडीएस हो गया, टीडीएस। तो टीडीएस पे करने के बाद में चुका दिया गया। तो जब भी टीडीएस पे करने के बाद में चुकाते हो तो इसे लेस कर दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन आपका चौथे मकान के लिए हो जाएगा 40,000। दूसरा, तीसरा और चौथा मकान 2 माह खाली रहे, तो वैकेंट पीरियड हो गया आपका 2 मंथ। तो उनकी कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। तो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आंसर्स हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बॉक्स हमने बना दिया नंबर 1, इसमें आप लिखिए फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में चूंकि एनएवी नील होता है और यदि उसमें से ब्याज हो तो घटा दे। इस प्रश्न में लोन है ही नहीं, नहीं है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड फर्स्ट जो है उसकी इनकम आप नील लिख दो। नंबर 2, दूसरा मकान जो कर्मचारियों के काम में आता है, तो यूज्ड फॉर लिख दो यहाँ पे, यूज्ड फॉर एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस, तो ये भी हो जाएगा नॉट टैक्सेबल। ये 2 पॉइंट हो गए, 2 मकान हो गए। एक और इसमें आप तीसरा ले लो, इसमें थर्ड पॉइंट, तीसरे मकान का 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो थर्ड हाउस, उसका 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस पर भी कोई लोन है नहीं, तो इसकी इनकम भी क्या हो जाएगी, नहीं। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट हाउस, और ये आपका था सेकंड हाउस और थर्ड हाउस। फर्स्ट
सेकंड और थर्ड, ये तीनों तो हमने कर दिए। अब अपने बचा कौन? थर्ड हाउस का 2/3 हिस्सा और फोर्थ हाउस। तो उसके लिए टेबल बना लेते हैं। देखिए, अब आपकी ये जो सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे आप लिखे थर्ड हाउस और उसके ब्रैकेट में लिख दो 2/3, क्योंकि थर्ड हाउस का 2/3 हिस्सा किराए पर दिया है, उसको कैलकुलेट करना है। और एक यहाँ पे लिखे फोर्थ हाउस, ये भी लेट आउट है और ये भी लेट आउट है, तो ऊपर लेट आउट लिख दो दोनों के। दोनों किराए पर दिए हुए हैं, इनको ही केवल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लिखिए म्युनिसिपल वैल्यू, MV, म्युनिसिपल वैल्यू। तो एक बार देखिए, पहले हाउस के लिए आपके म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है। तो थर्ड हाउस में आपके 24,000 इंटू 2/3, तो इसकी म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएगी 16,000। और फोर्थ हाउस की आपके सीधी दे ही रखी है 60,000। तो दोनों की म्युनिसिपल वैल्यू फॉर द होल हाउस आ गई आपके। उसके बाद में इसी को फर्स्ट पॉइंट लिख दो, क्योंकि और कोई इसमें है नहीं, फेयर रेंट नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद में होता है रेंट रिसीवेबल। तो रेंट रिसीवेबल में एक बार क्वेश्चन देखें। तो रेंट रिसीवेबल में पहले मकान यानी थर्ड हाउस में आपके 1,000 रुपये किराया है, 1,000 रुपये पर मंथ, तो इंटू 12, ये फर्स्ट हाउस हो गया। सेकेंड हाउस 5,500 रुपये पर मंथ में दे रखा है, तो इंटू इसमें भी 12 हो गया। इसमें ना तो कोई अनरिलाइज रेंट है, ना ही वैकेंट पीरियड, ये अनबिल्ट टाइम है, और ना ही इसमें आपके वो पीरियड है जिसमें ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। तो तीनों ही नहीं है, तो यही आपका सेकंड पॉइंट आएगा यहाँ पे। बताएं कितना होता है? पहले का 12,000 और दूसरे का 66,000। अब आगे इन दोनों में आपको क्या करना है? विच एवर इज हायर, उसे आगे लिखना है। तो पहले में 16,000 अधिक है, दूसरे में 66,000 अधिक है। हो गया। अब आपको क्या करना है? लेस वैकेंट पीरियड, वो आपके 2 मंथ लिखा था प्रश्न में कि 2 महीने ही मकान खाली रहा, तो 2 मंथ। तो 2 महीने का पहले का किराया तो 1,000 रुपये से है, तो 2,000 रुपये, और दूसरे का 5,500 रुपये से है, 11,000 रुपये। तो ये दोनों घटा देंगे तो GAV आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पहले में 14,000 और दूसरे में 55,000। अब ये दोनों जब हम लिख लेते हैं, उसके बाद में अपना अगला काम हो जाता है GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया वो लिखना है। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड 10% ऑफ MV। तो म्युनिसिपल वैल्यू ये रही 16,000 और 60,000, तो बताओ कितना आता है इसका? 1,600 और 6,000। अब दोनों घटा देंगे इसमें से, तो घटाने पर NAV आ जाएगा 12,400 और 49,000, लेस SD स्टैंडर्ड डिडक्शन @ 30% ऑफ NAV। तो पहले का कितना आता है? 720, 3,720, और दूसरे का कितना आता है? 14,700। अब आप इन दोनों को लेस करेंगे। इसमें लोन कोई था नहीं, ब्याज था क्या कोई? पहले में तो नहीं था, पर दूसरे में है। कोई नहीं, आप पहले इतना तो लेस करो, कितना आता है?
पहले में आएगा 8,680 और दूसरे में 34,300। अब इसमें से लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपके लिया है कितना, पहले में तो डैश कर दो, दूसरे में 40,000 घटा दो, बस ये इतना ही है, इससे लेस करना है और कुछ नहीं है। तो पहले का कितना आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं तो 8,680 और दूसरे का माइनस में कितना आता है 5,700। हो गए सारी कैलकुलेशन, आंसर भी सारे आ गए। तो ये इतना ही सवाल था।